ओम शांति। ब्रह्मा कुमारीज मीडिया प्रभाग तथा नॉर्थ महाराष्ट्र मीडिया सर्विस सेंटर आयोजित ऑनलाइन मीडिया ट्रेनिंग के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। भाइयों और बहनों, पिछले सत्र में आवाज के दुनिया की नई सोच और सेवाओं के बारे में देखा। अब इस सत्र में हम एक भेंट वार्ता देखेंगे जिसमें कुशल रेडियो एंकरिंग का दर्शन हमें करवाएंगे बीके यशवंत भाई और बीके रमेश भाई। आप सभी को बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि ब्रह्मा कुमारीज का प्रथम सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन से लगातार प्रबोधन पर तथा कट रिपीट गया लगातार है। आप सभी को बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि ब्रह्मा कुमारीज का प्रथम सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन से लगातार प्रबोधन पर तथा सामाजिक कार्यक्रम प्रस्तुत होते हैं। माउंट आबू तथा अहमदाबाद और एरिया में और ऑनलाइन की मदद से यह सामुदायिक रेडियो सुना जा सकता है, जिससे बहुत प्रेरणादायक कार्यक्रम प्रसारित होते हैं। इसके स्टेशन हेड ब्रह्मा कुमार यशवंत भाई जी। आप रेडियो मधुबन के स्टेशन हेड के साथ कई संस्थाओं से संबंधित है, जिसमें प्रमुख है, संस्थापक और अध्यक्ष है फेडरेशन ऑफ कम्युनिटी रेडियो स्टेशन नई दिल्ली, माउंट आबू इंटरनेशनल हैम रेडियो के संस्थापक अध्यक्ष, आईटी विंग के मुख्यालय समन्वयक आदि कई महत्वपूर्ण पदों पर आप सेवाएं दे रहे हैं। आपका साथ देने आरजे रमेश भाई, जो रेडियो मधुबन में रेडियो जाकी के रूप में अपनी सेवाएं देते हैं। आपने भी कई रेडियो टॉक शो, कम्युनिटी रेडियो कार्यक्रमों को अपनी आवाज़ से श्रृंगारा है। आपको मधुर वाणी का वरदान परमात्मा से प्राप्त है। तो देखिए कैसे होता है टॉक शो और रेडियो जॉकी की भूमिका। प्रस्तुत करने जा रहे हैं बीके यशवंत भाई और बीके रमेश भाई। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस विशेष सेशन में। और हम लोग बातें करेंगे रेडियो कम्युनिटी के बारे में। कम्युनिटी रेडियो क्या है और कैसे उसका इंस्टॉलेशन किया जाता है, इस सारे विषय को हम लोग बहुत ही अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। और आज के हमारे विशेष वक्ता बीके यशवंत पाटिल जी हैं, जिनसे हम लोग बातें करेंगे। और माउंट आबू में ब्रह्मा कुमारीज का जो आईटी विंग है उसको भी संभालते हैं। और साथ ही साथ माउंट आबू में एक बहुत ही सुंदर रेडियो स्टेशन है, रेडियो मधुबन 90.4 FM। उसके वो खास सब कुछ है, ऑल इन वन स्टेशन हेड है इस वक्त। और ऐसे बहुत सारे अलग अलग रेडियो स्टेशन के लिए भी इन्होंने हेल्प किया है। मुंबई, महाराष्ट्र वगैरह में भी जो रेडियो स्टेशन, कम्युनिटी रेडियो स्टेशन इंस्टॉल किया गया है, उसमें भी इनका बहुत बड़ा योगदान है। और FCRS एक छोटा सा संस्थान है, फेडरेशन है, उसके भी प्रेसिडेंट हैं और उसके माध्यम से भी बहुत सारे काम करते रहते हैं। और MHRC एक और संस्था है जो हैम रेडियो के बारे में लोगों को जानकारी देता है और हैम रेडियो क्या है वो भी बताते हैं। तो ऐसे अलग अलग संस्थाओं से जुड़कर अपनी विशेष सेवा प्रदान करते हैं। तो ऐसे विशेष वक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो बीके यशवंत पाटिल सर का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे है सर आप? बस बहुत ही अच्छे हैं, सभी अच्छे होंगे, ये अपेक्षा है। जी जी जी। और यशवंत जी, मैं ये सबसे पहले जानना चाहूंगा कि ये जो कम्युनिटी रेडियो की हम लोग बात करते हैं, तो सबको एक अंदर से जिज्ञासा रहती है कि रेडियो कैसा चलता है, कैसे उसको हम लोग सुनते हैं, क्या क्या चीजें उसमें लगती हैं। तो ये सारी बातें हम लोग जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के बारे में, सरकार क्यों इसको इंस्टॉल करती हैं, इसके बारे में, अबाउट रेडियो, कम्युनिटी रेडियो के बारे में बताइए। सबसे पहले तो सभी ये जो प्रोग्राम रखा है डॉक्टर सोमनाथ वडनेरे, इन्होंने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव किया है। ये उनको तो बहुत बड़ा अप्रिसिएशन है। और इन्होंने सारी मतलब मीडिया को उन्होंने कवर किया है। और इसमें एक रेडियो एक पार्ट है, तो उसमें जो उन्होंने हमको चांस दिया है उसके लिए उनका भी धन्यवाद। और उनकी जो भी टीम है उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद है, उन्होंने इतना अच्छा कार्य शुरू किया है। और हमारे जो चेयरपर्सन है करुणा भाई जी, और उनकी जो मीडिया विंग की टीम है,
उस टीम को भी बहुत-बहुत धन्यवाद कि मीडिया विंग को ये अच्छी तरह से आगे भारतवर्ष में आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये सभी पूरी टीम को हम बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं। जी तो रमेश भाई जी, आप बहुत अच्छे रेडियो जॉकी हैं और हमारे रेडियो मधुबन में शुरू से ही है, तो आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। तो हाँ आपने जो जी जी सवाल किया था, जो कम्युनिटी रेडियो है उसको सामुदायिक रेडियो स्टेशन बोलते हैं। हम्म तो इसका जो शुरुआत मैं बताता हूँ कि जी भारतवर्ष में इसका जो शुरुआत हुई थी, इसका जो पार्लियामेंट में या सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो भी इसकी शुरुआत किया था, इसका नाम था कैंपस रेडियो। क्योंकि अच्छा कैंपस रेडियो इसीलिए किया था कि जो यूनिवर्सिटीज़ है, बड़े-बड़े उनके कैंपसेस होते हैं, जी 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 500 एकड़, 200 एकड़, 100 एकड़। तो ऐसे बड़े कैंपस में स्टूडेंट्स के लिए एक सुविधा मिले कि हम्म। वो अपने कहाँ पे भी बैठ के जो भी रिवीजन कर सके, प्रोग्राम देख सके, सुन सके इसमें। सुन सके तो इसीलिए इसके लिए लाइसेंस भारत सरकार ने शुरुआत की। तो ये हम्म पहला रेडियो जो लगा था भारत सरकार का चेन्नई में अन्ना यूनिवर्सिटी में, जो हम्म। आप जानते होंगे अन्ना यूनिवर्सिटी जहाँ अब्दुल कलाम जी ने उसका इनॉग्रेशन किया था, हमारे जी जी भूतपूर्व राष्ट्रपति। तो वहाँ से उन्होंने ये कैंपस रेडियो और इसका शुरुआत किया। फिर हम्म उसके बाद इसका डिमांड बढ़ गया और लोगों को लगा कि भाई ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, तो इसको थोड़ा-सा और एरिया इसका बढ़ाया जाए। तो इन्होंने हम्म। फिर इसको कम्युनिटी के लेवल तक लेके आने की सोचा कि भाई 10-15 किलोमीटर के रेंज में इसको हम लोग शुरू कर इंस्टॉल सकें, किया जाए इंस्टॉल कर सकें और इसका फ़ायदा 15 किलोमीटर तक पड़े, ताकि 1 हम्म। किलोमीटर जो कैंपस रेडियो था, उसका रेंज बढ़ा के इन्होंने 15 15 किलोमीटर तक किलोमीटर कर दिया। तो उस समय से फिर लाइसेंस का उन्होंने शुरुआत किया, तो उस स्टार्टिंग में सिर्फ़ यूनिवर्सिटीज़ को ही देते थे, जो एजुकेशन हम्म। यूनिवर्सिटीज़ है, उन लोगों को ही लाइसेंस मिलता था। फिर डिमांड और बढ़ गया और एप्लीकेशंस उनको मिली, तो उन्होंने एनजीओज़ को, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गनाइज़ेशन को भी एप्लीकेशन को रिसीव किया और उनको भी देना शुरुआत किया। तो हम लोगों ने भी अप्लाई किया था रेडियो मधुबन को, जो ब्रह्मा कुमारीज़ का सामुदायिक रेडियो स्टेशन है। आज उसको 10 साल पूरे होने जा रहे हैं, जो एक डिकेड श पूरा शुरू करके पूरा होने जा रहा है। एक सफलता के 10 वर्ष होने वाले हैं। तो हाँ, उसके अनुभव से हम लोगों ने फिर इसको सामुदायिक रेडियो को आगे बढ़ाया। यशवंत जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि कैसे सरकार ने इसकी शुरुआत कैंपस रेडियो से शुरू करके फिर सामुदायिक कम्युनिटी रेडियो के रूप में एक अच्छा जो है 15 से 16 किलोमीटर जो है इसका रेंज है उस समय शुरू किया और धीरे धीरे ये बहुत लोगों को अच्छा लगता है क्योंकि रेडियो सुनना सबको पसंद है। तो अब मैं चाहूंगा कि जैसे कि आप लाइसेंसिंग की बात कर रहे थे, सरकार के द्वारा लाइसेंसिंग मिलता है, उसका थोड़ा सा प्रोसेस के बारे में बताइए। और फिर जैसे रेडियो किसी संस्था को लगाना है, यूनिवर्सिटी को लगाना है, तो सिंपली शुरुआत में क्या क्या चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वैसा देखा जाए तो एक रेडियो स्टेशन के लिए बहुत सारी चीजें लगती हैं, लेकिन एकदम से उतना सारा किसी के अंदर, एनजीओ के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है, एक यूनिवर्सिटी है तो वो भी एकदम से इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगा। लेकिन शुरुआत में लाइसेंस मिलने के बाद किन चीजों की बहुत इंपॉर्टेंट है और वो चीजों से रन अप शुरुआत कर सकते हैं, फिर बाद में धीरे धीरे हम लोग ग्रेजुअली बढ़ा सकते हैं। तो आपके पास एक्सपीरियंस है तो मैं चाहूंगा कि ये चीजें लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो आप बताइए जी। तो सामुदायिक रेडियो का जो थीम है या उसका जो एम एंड ऑब्जेक्ट भारत सरकार ने तैयार किया था पॉलिसी गाइडलाइंस के अंडर में, और इसका जो जी। ग्रांट ऑफ परमिशन ऑफ एग्रीमेंट है, गोपा बोलते हैं, हम्म उसमें सारी की हम्म। पॉलिसी गाइडलाइंस उन्होंने नोट किया हुआ है। दे रखी है। उसको जी। फॉलो करते हुए डिफाइन किया हुआ है, उसको फॉलो करते हुए ये रेडियो को चलाना है। तो सामुदायिक रेडियो का सबसे पहला नियम है कि 50% समुदाय से हमको समुदाय रिकॉर्डिंग्स से आनी चाहिए। रिकॉर्डिंग। हाँ जी, तो 50% जी हम जी। लोग समुदाय से रिकॉर्डिंग लेना है और जो भी समुदाय में स्किल है या उनके जो लोकगीत है, उनकी जो समस्याएँ हैं या उनकी जो भी कलाएँ हैं, उसको हम्म ये एक प्लेटफ़ॉर्म देना है। तो समुदाय से चलने वाला सामुदायिक रेडियो
इसका नाम है। जी जी। और इसको लाइजनिंग के हिसाब से इसको एप्लीकेशन हमको अभी ऑनलाइन सारा हो गया है, तो इसको काफी लंबा प्रोसेस है। तो हम्म। इसमें थोड़ा टाइम टेकिंग जॉब है, इसमें पेशेंस की बात जी होती जी। है। इसमें हम हम्म। लोग अप्लाई करने के बाद इसका 2,500 रुपये एप्लीकेशन फीस ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री को देने के फीस बाद होता है। ये एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। और इसमें फिर 5 मिनिस्ट्री इन्वॉल्वमेंट होती है, जैसे होम मिनिस्ट्री है, फिर मिनिस्ट्री ऑफ हम्म एचआरडी है, फिर हमारी ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री है और कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री है। ये 4-5 हम्म। मिनिस्ट्री इसमें कमेटी बनी हुई है, इसको एम्पावरमेंट कमेटी बोलते हैं। ये कमेटी इसको पहले फाइनल करती है, फिर कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री में इसका फाइनल जाता है, तो वो 16 मिनिस्ट्री से 16 डिपार्टमेंट से इसका एनओसी गुजर के लेते हैं, जाना नो पड़ता है। ऑब्जेक्शन जी सर्टिफिकेट। जी। हाँ जी। तो इसमें तो बड़ा उसको लंबा समय सैक्टा लगता है, बोलते हैं। साल 2 साल लगते हैं क्या? कम से कम साल कितना 2 साल तो मिनिमम अगर इसमें चल साल के ही चले 2 मन साल के? तक तो कंप्लीट हो ही जाता है। तो हम्म। इसमें सैक्फा होता है, जो फ्रीक्वेंसी जो हमको देते हैं, इसमें 5 फ्रीक्वेंसी गवर्नमेंट ने दी हुई है। 89.9 है, 90.4, 90.8, 91 पॉइंट सम ऐसे, और है है। 107.8 ऐसे 5 फ्रीक्वेंसीज गवर्नमेंट ने अलॉट किया है। तो मिनिस्ट्री ठीक ऑफ है। कम्युनिकेशन इसको फाइनल करती है। और इसमें सैक्फा जो होती है, स्टैंडिंग कमेटी फॉर फ्रीक्वेंसी एलोकेशन, हम्म ये 15 डिपार्टमेंट्स इसको एनओसी देता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। फिर इसका फाइनल अपने को मिलता है, उसके बाद फिर बैंक गारंटी है, काफी प्रोसेस हम्म। है इसका। आप लंबा ब्रॉडकास्ट प्रोसेस। mib.go.in में आप देख सकते हैं। तो इसमें जी। एनजीओज को अपने सारे जो मेंबर्स होते हैं ट्रस्ट के या सोसाइटी के या फाउंडेशन के, उनके सारे वेरिफिकेशन होम मिनिस्ट्री करती है। फिर उनके बाद उस एरिया का सर्वे होता है कि क्यों लगा रहे हैं, किस लिए लगा रहे हैं। तो हम्म। उस एरिया की जो कम्युनिटी है उनका भी इंटरव्यू लेने आते हैं। फिर एक फाइनल इंटरव्यू हमारी ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री में होती है, जिसको एक कमेटी है ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री की, उसको फाइनल इंटरव्यू में बुला के हम लोगों को फाइनल सिग्नल देते हैं, लाइसेंस दे। ग्रीन, फाइनल ओके लाइसेंस देते ओके। जी जी। यशवंत जी, बहुत ही अच्छी तरह से आपने बताया लाइसेंसिंग का प्रोसेस क्या है। मेरे ख्याल से ये मोटे तौर पे सभी लोग समझ गए होंगे जो भी हमें देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक लंबा प्रोसेस है, लेकिन हो जाता है। पेशेंस रखना है, अगर आपको कुछ अच्छी चीजें पाना है और कुछ अच्छी चीजें लोगों तक पहुंचाना है, तो निश्चित तौर पे थोड़ा पेशेंस रखना है। 1-2 साल का आपको टाइमिंग पेशेंस रख के फिर आप इसको शुरू कर सकते हैं। और बहुत ही अच्छी बात यशवंत जी ने ये भी बताया कि ये किसके लिए है, सरकार किस लिए लाइसेंस दे रही है। तो 15-20 किलोमीटर का जो एरिया है, दायरा है, उसमें जो कम्युनिटी है, उनके नीड्स और उनके टैलेंट और उनके समस्याओं का समाधान, ये तीनों चीजों के लिए कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है। तो इसीलिए 50% जो भी चीजें हम लोग करेंगे, तो समुदाय को इन्वॉल्व करके उनकी बातें रिकॉर्ड करके फिर रेडियो पे चलाना है। और बाकी बचा 50% वो आप अपने संस्थान या फिर आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी के जो भी प्रोग्राम्स हैं, पढ़ाई के हैं, वो भी कर सकते हैं। या फिर एंटरटेनमेंट, जो पब्लिक को एक अच्छी चीजें, एक अच्छे विचार दे सके, इसके लिए भी यूज कर सकते हैं। तो अब आता है कि लाइसेंस मिल गया, उसके बाद हमें क्या करना है यशवंत जी? हाँ जी। तो लाइसेंस मिलने के बाद तो एक बहुत अच्छी खुशी हो जाती है, खुशी मिलती है, जी। और उमंग उत्साह भी काफी बढ़ जाता है कि हमको जी। एक रेडियो स्टेशन का लाइसेंस मिल गया है। मिल गया है। तो टीम एक बनी रहती है रेडियो के हिसाब से। तो वो टीम फिर कम्युनिटी सर्वे करती है। कम्युनिटी हम्म सर्वे करने के बाद फिर उनके तरफ से अलग अलग चीजें रिकॉर्ड करती है। उसका एक कम्युनिटी सर्वे फॉर्म है, मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्ट की वेबसाइट में है। वो सर्वे फॉर्म भर के ऐसे रैंडमली ले लेते हैं, अलग अलग जाति के, अलग अलग सेवाओं के लोगों को कवर करते हैं। फिर जी जी। उससे उनको पूरा आइडिया आ जाती है कि किस टाइप से अपना रेडियो चलाना है। तो ये जो हम्म। सामुदायिक रेडियो है, उसको लाइसेंस मिलने के बाद सीधा हम लोग कोई भी जो एजेंसी होती है रेडियो लगाने वाले, रेडियो हम्म। स्टेशन इंस्टॉल करने वाले, हम उनको अलग अलग लोगों को कांटेक्ट करके उनसे हम लोग अपना कोटेशन लेते हैं। तो जो अच्छा कोटेशन मिलता है, अच्छी क्वालिटी मिलती है, उसको हम्म। फाइनल करते हैं। तो इसमें एक तो स्टूडियो लगाना होता है,
जो 2 स्टूडियो तो मिनिमम लगते हैं। एक तो रेडियो जॉकी मिनिमम का जो लगता है। ऑन स्टूडियो होता है, जो हम्म जहाँ आरजे बैठते हैं और लाइव शो करते हैं, उसको हम्म ऑन एयर स्टूडियो बोलते हैं। और ऑनर दूसरा स्टूडियो स्टूडियो होता है जो इंटरव्यू, रिकॉर्डिंग। जैसे जैसे अभी ये इंटरव्यू ले रहे हैं रमेश भाई जी, हम्म ऐसे इंटरव्यूज के लिए एक स्टूडियो होता है, उसको एक्स्ट्रा। वॉइस ओवर बोलते हैं। तो ऐसा एक स्टूडियो लगा के, और एक एडिटिंग रूम हो तो अच्छा है, नहीं हो तो भी हम्म स्टूडियो रिकॉर्ड होने के ऑनर बाद आप स्टूडियो वहीं में अपना रिकॉर्डिंग कर सकते एडिटिंग हैं। कर सकते हो। तो मतलब मिनिमम तो 2 आपको साउंड प्रूफ रेडियो स्टूडियो बनाने पड़ते हैं। स्टूडियो चाहिए, फिर हाँ। इक्विपमेंट, हाँ, और इक्विपमेंट्स के भी आपको अच्छे क्वालिटी के ढूंढ के उसको यूज करना पड़ता है। जैसे रेडियो मिक्सर आता है, तो मिक्सर में 2-3 माइक होते हैं, फिर कंप्यूटर इन होता है। ये सबसे इसमें ब्यूटी है जो फोन इन प्रोग्राम। तो एक फोन इन का भी इक्विपमेंट आता है जो समुदाय अपने को क्वेश्चन करती है लाइव में। तो लाइव में से जब सवाल होते हैं, जैसे हम किसी डॉक्टर एक्सपर्ट्स को बिठाते हैं, या हम वकील एक्सपर्ट्स को बिठाते हैं, या अलग अलग एमएलएस को बिठाते हैं, वहाँ के उस एरिया के पार्षद को बिठाते हैं, तो लोग लाइव सवाल करते हैं और अपनी समस्याएं बोलते हैं यार। या गवर्नमेंट की जो स्कीम होती है, जैसे भारत जी जी सरकार जी। के स्कीम होते हैं, नए नए पॉलिसी आती है, नए हम्म नए गाइडलाइंस आती है, जैसे पंचायत के आता है। जैसे एक जी। पैसा कानून था, वो किसी को मालूम ही नहीं था कि एक पैसा कानून हम्म भी आया था। तो उस हम्म पे रेडियो मधुबन ने भी काफी अच्छा प्रोग्राम किया, और इसका भी काफी उसका अच्छा रिजल्ट मिला था। रिजल्ट आया जी। अलग अलग कानून पंचायत में, गाँव में, नगर पालिकाओं में आते हैं, तो उसको भी हम लोग इसको कवर करते हैं। प्रमोट कर सकते हैं, हाँ। तो इसीलिए वो एक वॉइस ओवर बूथ बहुत जरूरी होता है, जिसमें हम लोग ये सारा रिकॉर्डिंग वगैरह लेते हैं। तो ये इंस्टॉलेशंस के लिए एक्सपर्ट्स को आते हैं, जो, और उनको हम उनको सारा काम देते हैं। और वो फिर लगभग 2 महीने के अंदर पूरा स्टूडियो तैयार हो जाता है। और एक टावर हम्म होता है जो 30 मीटर हाइट होता है ग्राउंड लेवल से। हम्म तो वो हाइट का टावर अभी काफी, हाँ, एक चैलेंज होता है मना लगाने के हिसाब हम्म से। तो जी उसको जी जी। लगा के फिर उसके ऊपर एंटेना लगाते हैं, फिर ट्रांसमीटर होता है। इसका जो ट्रांसमीटर की जो कैपेसिटी होती है 50 वॉट होती है, और हम्म 50 वॉट से ही हमको उसको ट्रांसमिट करना होता है। तो इसमें अच्छा एंटीना और अच्छा क्वालिटी का ट्रांसमीटर होता है, तो हम लोग इसको अच्छी तरह से लोगों तक, अच्छे रेंज में अच्छे कवरेज हम उसको पब्लिक को दे सकते हैं। तो ये इंस्टॉलेशंस को बहुत ध्यान में रखना पड़ता है। उसकी केबल होती है, एंटेना से ट्रांसमीटर की जो केबल होती है, ये केबल भी बहुत ही हाई क्वालिटी यूज करनी पड़ती है। इसको हेलिक्स केबल बोलते हैं। लोग ऑर्डिनरी हम्म केबल लगा देते हैं, टीवी वाली केबल, या कोई सिंपल वायरलेस वाली केबल लगाते हैं, उससे जी जी, रेंज उसमें आधी फिर हो वो जाती है, रेंज कर नहीं जाता है। उसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी लॉसेस हो जाता है। तो ये बहुत जी ध्यान जी। होता है कि हेलिक्स केबल हम लोग यूज करें, 1/2 इंच, 1/4 इंच, हम्म ऐसी केबल हम उसको यूज करें, ताकि हमारी जो भी रेडिएट पावर है, हम्म नो लॉस में हम लोग इसको ब्रॉडकास्ट ट्रांसमिट करें। ब्रॉडकास्ट कर तो सकते ये हैं, जो जी जी। लाइसेंस मिलने के बाद की प्रोसेस है। प्रोसेस है, जी जी। तो हाँ जी। लगभग ये जो कितना थोड़ा सा एक कम बजट में अगर अगर हम लोग रेडियो शुरुआत में शुरू कर सके, 2 स्टूडियो और एक टावर और जो भी इक्विपमेंट्स है, माइक है, रिकॉर्डर्स है वगैरह, ये सारी चीजें मिला के क्या एस्टिमेट हो सकता है अंदाजन? इसमें अभी तो महंगाई तो आप जानते हैं कि जी जी जी। दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती जा रही है। बढ़ती जा रही है। तो टैक्सेस बढ़ते जा रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो भी है, और भारत में भी जो भी टैक्सेस है, और इसका जो भी जो रीजन है, इसका हम्म मिनिमम 10 से 15 लाख के बीच में इसका बजट होता है। अच्छा तो अच्छा। मिनिमम जो होता है हम लोग 10-12 लाख में कर सकते हैं। और सबसे हम्म अच्छी बात है और खुशी की बात है कि भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्ट, हम्म हमको साढ़े हम्म 7 लाख रुपए, 7.5 लाख रुपीज हमको एक ग्रांट देती है शुरू में। अच्छा तो अच्छा अच्छा अच्छा। हम लोग इक्विपमेंट्स खरीदते हैं, और इक्विपमेंट्स के बिल सबमिट करते हैं, फिर उसका वेरिफिकेशन, चेकिंग होके फिर भारत सरकार हम्म उसको रीएम्बर्समेंट करती है, 7.5 लाख रुपए एनजीओ के या यूनिवर्सिटी रिटर्न के ट्रांसफर कर देते हैं। अकाउंट में। अच्छा तो ये अच्छा। रीएम्बर्समेंट का एक अच्छा खुशी की बात भारत सरकार ने प्रमोट करने के लिए दिया है, ताकि क्या है, छोटे छोटे एनजीओ भी
आगे आए उस और पर आगे आगे जो और कर सके। भारत सरकार का जो सामुदायिक रेडियो स्कीम है, जो हम्म टारगेट है, इनको काफी रेडियोस लगाना है, ताकि हम्म जैसे मन की बात है, मैं आपको बताऊं, हम्म भारत के हम्म जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, तो हम्म ऐसे अलग अलग मन की बात हर एक कोने कोने तक पहुंचे। जो पहुंचे। इस हिसाब से भारत सरकार भी चाहती है कि छोटे छोटे गांवों तक इस कवरेज हो जाए, इसका रेंज जी जी। अलग 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 शहर को रेडियो स्टेशन अलग लगा अलग के। गांव में लोगों तक पहुंची वो बात मिनिस्ट्री का। करेक्ट। तो बहुत ही अच्छा, हाँ आपने बताया। और एक बात पूछना चाहूंगा, जैसे कि हम लोग अभी सारा लगा लिया, लेकिन अभी समुदाय अगर छोटा एनजीओ ने अगर इंस्टॉलेशन किया, चलो वो 10 15 20 लाख का खर्चा भी कर लिया, और उसके बाद उनका कैसे फिर अपलिफ्टमेंट, माना उनका कैसे इस रेडियो के माध्यम से कुछ इनकम जनरेट हो सकता है क्या? क्या इसके लिए प्रोसेस है? क्या सरकार हाँ, बाद में भी आपने कुछ वो करती है क्या? रमेश भाई, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, ताकि लोगों को क्लियर हो जाए कि भाई हम एक बार लगाने के बाद फिर इसको चलाए कैसे, और चलाने के लिए हम चलाए खर्चा कैसे कैसे करें। जाए, हाँ, उसका खर्चा कैसे तो निकले या इसमें खर्चा भारत कैसे सरकार करें? ने और एक अच्छी स्कीम दिया है कि आप 1 घंटे में 7 मिनट का आप एडवर्टाइजमेंट आप चला सकते हैं। ले तो हमारे सकते हैं, पास अच्छा अच्छा। वो 10 आवर्स हम या 12 12 आवर्स का हम लोग ब्रॉडकास्ट करते हैं, तो हम एटी हम्म फोर मिनट हम लोग, या 10 आवर्स होते तो 70 मिनट तक हम लोग एडवर्टाइजमेंट ले सकते हैं टोटल। ले सकते हैं। तो पर आवर 7 मिनट हम्म। का ब्रॉडकास्टिंग का एडवर्टाइजमेंट समुदाय से या भारत सरकार से या स्टेट गवर्नमेंट से भी हम लोगों को, डीएवीपी हो जहां से गया, भी मिले डीपीआर उससे हो यूज गया। कर सकते हैं। हाँ, तो डीएवीपी एक भारत सरकार का है, डीपीआर है, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक रिलेशन, ये स्टेट हम्म गवर्नमेंट होता है, इनके तरफ से एडवर्टाइज मिलती है, और उसमें हम लोगों को जो फंडिंग मिलता है उस पे हम लोग अपना रेडियो स्टेशन चला सकते हैं। जैसे हम लोग को कम्युनिटी में जाना होता है, तो ट्रैवलिंग अलाउंस होता है, फिर डेली अलाउंस है, फिर सैलरीज है एक दो आरजे की, या हम्म जो भी स्टाफ होता है, हम्म, तो वो सारा खर्चा हम उससे निकाल सकते हैं। और बिजली का खर्चा होता है, जो निकाल। ट्रांसमीटर हम ऑन रखते हैं, और समझो हम्म किराए से स्टूडियो देते हैं, तो उसका भी खर्चा निकल जाता है। तो इसे इसलिए भारत हम्म में अभी लगभग 320 रेडियो अभी ऑन एयर हैं, और काफी एप्लीकेशन हम्म। पेंडिंग है और ऑन प्रोसेस है। अच्छा अच्छा। चलिए यशवंत जी, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत सुंदर आपने बताया कम्युनिटी रेडियो स्टेशन क्या है, सरकार क्यों चालू किया इस रेडियो स्टेशन को, कैंपस से फिर समुदाय में ट्रांसफर क्यों किया, ये बातें आपने बताया। और इंस्टॉलेशन या रेडियो लाइसेंसिंग, कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के लाइसेंस के बारे में आपने ब्रीफली बताया। 2 साल कम से कम लगता है, और 2 साल के बाद फिर आपने कहा कि एक लाइसेंस मिलता है तो खुशी होती है, और खुशी से हम लोग सब चीजें बाकी करते हैं। और उसमें भी फर्स्ट आपने बताया कि सर्वे करना चाहिए, जिस समुदाय में हम लोग रेडियो स्टेशन इंस्टॉल कर रहे हैं उस समुदाय में वहां की जरूरत क्या है, वो अगर हमको पता चल जाए तो फिर लोगों को हम लोग अच्छी तरह से कैच कर सकते हैं, लोगों को अच्छी चीजें दे सकते हैं। तो इसीलिए सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करता है। शुरू में 2 3 महीने अगर आप सर्वे कर लेते हैं, लोगों की नीड क्या है, लोगों की समस्याएं क्या है, लोगों के अंदर किस तरह का टैलेंट है और क्या उनकी पसंद है, ये 4 चीजें अगर समझ लेते हैं आप, तो उस हिसाब से आप अपना प्रोग्राम्स फिर रन कर सकते हैं, बना सकते हैं। और उसके बाद आपने ये बताया कि इंस्टॉलेशन करने के बाद रेडियो कैसे कंटिन्यू चला सकते हैं, तो उसके लिए सरकार अलग अलग फंडिंग, अलग अलग प्रोग्राम्स देती हैं। और डीएवीपी के बारे में आपने बताया, जहां से हमको प्रोग्राम्स मिलते हैं, और एडवर्टाइजमेंट सरकार की भी मिलती है, और लोगों की भी आप ले सकते हैं। तो 1 घंटे में 7 मिनट का आपको जो है एडवर्टाइजमेंट का एक पार्ट मिला हुआ है गवर्नमेंट से। तो 7 मिनट तक आप रेडियो स्टेशन में 1 घंटे में एडवर्टाइजमेंट ले सकते हैं। तो ये सफिशिएंट है एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन को अच्छी तरह से रन करने के लिए। और जो भी हमारा बिजली का खर्चा है, आरजेस का है या रेंटल है, वो सारी चीजें आप इससे कवर कर सकते हैं। तो चलिए यशवंत जी, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत सुंदर आपने पूरी बातें हमें समझाई, बताई। और आशा करता हूँ सभी दर्शक मित्रों को जो इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं
और सोमनाथ जी जिन्होंने खास इस मीडिया विंग के माध्यम से ये पूरा कॉन्फ्रेंस 2 तारीख से लेकर 8 तारीख तक ये प्रोग्राम रखा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। वैरायटी ऑफ चीजें उन्होंने परोसने की कोशिश की है। मीडिया में कौन कौन सी चीजें हैं उसको हाईलाइट करने की पूरी कोशिश की और उसमें रेडियो के बारे में और खास करके समुदाय और रेडियो मधुबन के बारे में बताने का एक मौका हम सभी को दिया। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद एंड आपका फिर से एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो हम चाहते हैं कि ये प्रोग्राम अच्छा सफल हो सोमनाथ जी का, और ये प्रोग्राम ऐसे आगे काफी करते रहे और इस माध्यम से काफी रेडियो को उमंग लेने का हो कि भाई हम रेडियो स्टेशन लगाए। जी तो जी ये भी हम लोग चाहते हैं कि इस प्रोग्राम की सफलता मिले और सामुदायिक रेडियो को जितना आप बढ़ा सके उतना मेरे तरफ से हेल्प है। हम एक फेडरेशन ऑफ करते कम्युनिटी रहेंगे। रेडियो स्टेशन चलाते हैं, FCRS। तो वो भी हम लोग जितने भी रेडियो स्टेशन को हेल्प करते हैं या नए जो NGOs को आते हेल्प हैं। करते हैं कि भाई आप इसको लगाओ और कुछ समस्याएं हो तो हम लोग उसको सॉल्व भी करते हैं। और सॉल्व भी जो करते रेडियो स्टेशन चलाने के लिए जो प्रोग्राम्स भी हम लोग कभी कभी देते हैं, क्योंकि हैं। जी जी। एक तो एडवर्टाइजमेंट्स हो जाता है 7 मिनट्स का, फिर एक प्रोजेक्ट्स हम लोगों को मिलते हैं, तो उस हम्म। प्रोजेक्ट को भी हम लोग रन करके उससे भी हमको फंडिंग मिल जाता है ताकि रेडियो स्टेशन चला सके। तो जी। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश भाई और थैंक यू, थैंक हमारी सारी टीम को। यू। थैंक यू। ओम थैंक यू शांति। सर। ओम शांति, ओम शांति। आदरणीय यशवंत भाई जी और रमेश भाई जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कम्युनिटी रेडियो के बारे में बहुत अनुभव युक्त और प्रेरक जानकारी दी। हम आशा करते हैं कि हमारे सहभागी भाई बहनों को इससे निश्चित ही प्रेरणा मिलेगी। पुनः आपका धन्यवाद। ओम शांति।